Yes, ma'am. Okay, thank you. So I welcome you all to IUTIP and I am Dr. Vanshika Sharma. कल हमने आयुर्वेद संग्रह जो आपकी बुक है गोविंद पारिक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम फर्स्ट लघु त्रयी कवर कर रहे थे। एंड टू स्टार्ट विद हमने भाव प्रकाश से स्टार्ट किया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो हम कवर कर चुके थे, जिसमें हमने भाव प्रकाश का जो काल है, उनकी रचनाएं, विषय वस्तु और जो इम्पोर्टेंट योगदान है भाव प्रकाश का, वो सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हरितकी तक हम पढ़ चुके थे, राइट। हरितकी के जो 7 भेद हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने उसे याद किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऋतु हरितकी जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था, राइट। ऋतु हरितकी जो हमने याद किया था, इसका कोड पिंगु सैशु, राइट। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इसी सीक्वेंस में हमारा कोड था पिंगु सैशु। आगे बढ़ते हैं। तो भाव मिश्र ने मंगलाचरण में गणेश जी की अर्चना की है। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो संहिताएं हैं वो कुछ जो मंगलवाचक शब्द हैं वहां से स्टार्ट होती हैं, राइट। जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं जो अथ शब्द से स्टार्ट होते हैं, राइट। वो सब क्या है, वो मंगलवाचक हैं। उसी प्रकार जो भाव प्रकाश हैं, उन्होंने अपनी जो संहिता है उसमें जो मंगलाचरण में कौन से देवता की पूजना की है, तो गणेश जी की अर्चना की है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुर्वेद का लक्षण बताया है। तो आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा, अगर आपको याद हो, कल हमने बात करी थी आयुर्वेद की जो व्यवहारिक परिभाषा है वो भाव प्रकाश ने बताई है। तो यही वह व्यवहारिक परिभाषा है। अब इसमें क्या लिखा है, आयुर्हिताहितम व्याधिर निदानम शमनम तथा, यानी कि आयु का हित और अहित, जो हित आयु और अहित आयु है, उसके अलावा व्याधि का निदान और शमन। तो आयुर्हिताहितम व्याधिर निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वदी स आयुर्वेद उच्यते, यानी कि ये सब जहां बताया गया है उसे आयुर्वेद कहा है। तो ये आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा है जो आचार्य भाव प्रकाश ने बताई है। आयुर्हिताहितम व्याधिर निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वदी स आयुर्वेद उच्यते। तो आपको इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये व्यवहारिक परिभाषा आचार्य भाव प्रकाश बताते हैं। नेक्स्ट है, शरीर एवं जीव का संयोग जीवन कहलाता है। तो जीवन टर्म को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि शरीर एवं जीव का संयोग है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ण अनुसार गर्भ धारण करने का समय। वर्ण अनुसार, तो वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं इसके अनुसार गर्भ धारण बताया है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी फॉर्म होता है कि वर्ण अनुसार गर्भ धारण ये किस आचार्य ने बताया है। तो अगेन आंसर इज भाव प्रकाश, वर्ण अनुसार गर्भ धारण। अब देखिए इसमें क्या है, ब्राह्मणी में 12 रात्रि, क्षत्रिय में 10 रात्रि, वैश्य में 8 रात्रि एवं शूद्र में 6 रात्रि तक जो है वो गर्भधारण बताया है। कई बार जो है वो नंबर ऑफ डेज पे भी पूछ लिया जाता है, और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन देखा गया है वो इस तरह से पूछते हैं कि वर्ण अनुसार गर्भधारण किसने बताया है, तो आचार्य भाव प्रकाश इसका आंसर लगाते हैं। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, चंद्रमसी नाड़ी का प्राधान्य वाली नारी थोड़ी ही रति क्रिया से स्खलित हो जाती है। तो अगर आपको याद हो, कल हमने 3 नाड़ियों की बात करी थी, तो कोई बता सकता है वो 3 नाड़ियां कौन सी थी? आप में से कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हैं। चंद्रमसी, गौरी और समीरण। राइट। और चंद्रमसी नाड़ी पर अगर वीर्यपात होता है तो किसकी उत्पत्ति थी, कन्या की या पुरुष की? कन्या की। कन्या की। और गौरी नाड़ी पर पुत्र की। पुत्र की उत्पत्ति थी। तो इसी प्रकार कहा है कि जो चंद्रमसी नाड़ी है उसकी प्राधान्य वाली जो नाड़ी है वो थोड़ी ही रति क्रिया से स्खलित हो जाती है, जबकि जो गौरी नाड़ी की प्राधान्य वाली नाड़ी है वह रति क्रिया में कष्ट से साध्य होती है। नेक्स्ट है,
पित्त को ही अग्नि माना है, पित्त को ही अग्नि माना है कि हमारी बॉडी में जो पित्त है वही बेसिकली अग्नि है। नेक्स्ट है जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी है और इसे विशेष रूप से वीर्य, रक्त एवं मल में स्थित माना है। तो जीवो वस्ति सर्वस्मिन देहे, जीव कहाँ माना है? संपूर्ण शरीर में। ठीक है, जीव को अगर हम आत्मा से भी कंसिडर कर सकते हैं तो उसकी स्थिति कहाँ है? संपूर्ण शरीर में बताई है और विशेष रूप से वीर्य, रक्त एवं मल में। नेक्स्ट, अगर हम इस पेज के पहले ऊपर जो लिखा है वो चतुर्बीज का वर्णन जो है वो भी भाव प्रकाश ने किया है, तो एक बार ये चतुर्बीज देख लेते हैं। यह है मेथी, चंद्रशूर, मगरेला और यवानी। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं कि जो चतुर्बीज है उसका वर्णन भाव प्रकाश ने किया है और ये चतुर्बीज में क्या क्या आता है? मेथी, चंद्रशूर, मगरेला एवं यवानी, ये 4 ड्रग्स हैं। और स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षण बताए हैं, 14 लक्षण, ये भी आप लिख सकते हैं। स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षण बताए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेद का स्थान उदर को बताया है। मेद का स्थान क्या है? उदर। नेक्स्ट, नाभि के एक बीता ऊपर से लेकर कंठ स्थल से 6 अंगुल नीचे तक उरा स्थल माना है। तो बेसिकली उरा स्थल की जो लोकेशन है उसे डिस्क्राइब करते हुए क्या कहा है कि जो नाभि है यानी कि जो नेवल एरिया है वहां से एक वितस्ती ऊपर, एक बीता ऊपर से लेकर जो कंठ स्थल है उससे 6 अंगुल नीचे, तो इसके जो बीच का जो पोर्शन है वो क्या है? उरा स्थल माना है, जो थॉरेक्स रीजन है, उरा स्थल, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि तीक्ष्ण अग्नि पुरुष में रस का प्रवाह शब्द के समान होता है। अब ये जो कंपैरिजन है कि किसके समान रस का प्रवाह हो रहा है वो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जिसकी अग्नि कैसी है? तीक्ष्ण है। उस तीक्ष्ण अग्नि पुरुष में रस का प्रवाह कैसा है? शब्द का। तो शब्द का अगर आप देखें तो शब्द बहुत जल्दी ट्रेवल करता है ना? शब्द जो है वो जल्दी, तीव्र गति होती है शब्द की बहुत। तो इसीलिए कहा है कि जिसकी अग्नि तीव्र है, जो तीक्ष्ण अग्नि पुरुष है, उसमें रस का प्रवाह शब्द के समान तीव्र गति से होता है। जो मध्यम अग्नि पुरुष है उसमें अर्ची के समान, अर्ची इज फायर, आग के समान। तो मध्यम अग्नि पुरुष में कैसा है? आग भी कंपैरेटिवली जल्दी फैलती है ना, पर शब्द उससे भी ज्यादा तीव्र गति से फैलता है। तो मध्यम अग्नि पुरुष में कंपैरिजन किसके है? अर्ची यानी कि अग्नि के समान मध्य वेग से। और जो मंद अग्नि वाला पुरुष है उसमें जल के समान मंद वेग से। तो जल का वेग कैसा होता है? बहुत मंद होता है ना? जल से ज्यादा अग्नि तेज फैलती है और अग्नि से भी ज्यादा तीव्र होता है शब्द। तो इसी प्रकार मंद अग्नि, मध्यम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि में बताया गया है जल, अर्ची एवं शब्द के समान रस का प्रवाह। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मध्यम अग्नि पुरुष में रस से शुक्र निर्माण 30 दिन में होता है। तो रस से शुक्र यानी कि जो फर्स्ट धातु है उससे 7th धातु का निर्माण कब हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम, यानी 30 डेज में। लेकिन ये कंडीशन है मध्यम अग्नि में। यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशन किसमें बताई गई है? मध्यम अग्नि में। तो मध्यम अग्नि पुरुष में रस से शुक्र का निर्माण 30 दिन में होता है। उसी प्रकार जो अल्प अग्नि पुरुष होगा उसमें 30 दिन से अधिक समय लग सकता है और जो तीव्र अग्नि पुरुष है उसमें 30 दिन से कम समय लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है धातुओं में महाभूत प्राधान्य। अब कौन सी धातु में कौन से महाभूत की डोमिनेंस है वो बताया गया है। तो यूजुअली इस टेबल से क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता है धातुओं में महाभूत प्राधान्य, क्योंकि जो आचार्य चक्रपाणी ने डिस्क्राइब किया है
क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनता है। लेकिन इसमें आप इतना याद रखें कि आचार्य भाव प्रकाश ने भी धातुओं का जो महाभूत संगठन है वो बताया है, और एक बार आप इसे रीड कर लें। तो रस में जल महाभूत का प्राधान्य है। ये थोड़ा ऑब्वियस भी है, क्लियर भी है कि देखो रस है तो रस कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, तो जल से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रस में क्या होगा, जल महाभूत की प्रधानता मिलेगी। नेक्स्ट आता है रक्त। तो रक्त क्या है, अब देखो जहां भी कलर है, रक्त क्या है, रेड कलर का है, तो वो कलर फैक्टर किसकी वजह से आता है, अग्नि महाभूत की। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि रक्त में अग्नि महाभूत की डोमिनेंस है। मांस में पृथ्वी है ना, तो मांस कैसा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, तो उसे आप पृथ्वी याद रख सकते हैं। फिर देखिए अस्थि के लिए जो है वो दो बताए गए हैं, पृथ्वी और जल भी बताया गया है, और पृथ्वी, वायु और अग्नि। इसलिए ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं वहां से क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अस्थि में पृथ्वी और जल भी डिस्क्राइब्ड है, और साथ में पृथ्वी, वायु और अग्नि भी डिस्क्राइब्ड है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर है मज्जा और शुक्र में सोम महाभूत, विच इज बेसिकली जल ही है ना, सोम। मज्जा और शुक्र में सोम। मूत्र में अग्नि। अब देखो मूत्र क्या है, एक तो आग्नेय है, आप वैसे भी अग्नि लगा सकते हो, और दूसरा मूत्र भी वर्ण युक्त होता है, कहीं ना कहीं उसमें वर्ण होता है, पीत वर्ण होता है, तो मूत्र में भी अग्नि महाभूत। नेक्स्ट है आर्तव। तो आर्तव में पृथ्वी व अग्नि दोनों महाभूत हैं। आर्तव में पृथ्वी और अग्नि दोनों महाभूत हैं। और नेक्स्ट है क्षीर। तो क्षीर भी लिक्विड है, तो जल महाभूत। तो ये मतलब आप लगा सकते हैं, अंदाजा भी इसका बहुत लगाया जा सकता है। इतना अगर याद इसे रटने की कोई खास जरूरत है नहीं, बस इतना याद रख लीजिए कि धातुओं में महाभूत प्राधान्य जो है वो भाव प्रकाश भी बताते हैं, आचार्य चक्रपाणी भी बताते हैं। और जहां थोड़ा कलर, जैसे कि रक्त में अग्नि है ना, तो जहां कलर की बात होगी वहां भी अग्नि महाभूत की डोमिनेंस आएगी, जैसे रक्त है और मूत्र है। जो लिक्विड पार्ट है उसमें जल महाभूत आ रहा है, जैसे रस है, क्षीर है, तो उस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियम पालन का निर्देश दिया है। ये जो प्रसूता यानी कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे जो नियम पालन है वो कब तक करना है, 4 मास तक। तो 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियम पालन का निर्देश है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अन्नप्राशन काल। तो जो अन्नप्राशन काल है वो इन्होंने छठे या 8वें महीने, तो देखो 2 महीने डिस्क्राइब किए हैं, 6th या 8th मंथ। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्या है कि बच्चे को पहली बार जो है वो अन्न का सेवन कब करवाना है, तो इन्होंने कहा है छठे या 8वें महीने में। अब इसके साथ ही आप लिख लें कि बाकी सभी आचार्य जो हैं वो अन्नप्राशन छठे महीने में मानते हैं, एक्सेप्ट काश्यप। सभी आचार्य छठे महीने में अन्नप्राशन कराते हैं, एक्सेप्ट काश्यप जो कि 10th यानी कि 10वें महीने में अन्नप्राशन मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अन्नप्राशन, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नप्राशन काल कब बताया गया है। तो सभी आचार्य जो है वो छठे महीने में अन्नप्राशन मानते हैं, एक्सेप्ट आचार्य काश्यप जो कि 10th मंथ में अन्नप्राशन मानते हैं। और आचार्य काश्यप जो हैं वो 6th मंथ में फल प्राशन, वो क्या कहते हैं कि बच्चे को छठे महीने में क्या कराना है, फल का सेवन कराना है, जिसे उन्होंने फल प्राशन कहा है। तो आचार्य काश्यप के अनुसार 6th मंथ में फल प्राशन है और 10th मंथ में अन्नप्राशन है। बाकी सभी आचार्यों का अन्नप्राशन 6th मंथ में है, और एक भाव प्रकाश जो हम पढ़ते हैं उन्होंने छठे या 8वें दोनों में निर्दिष्ट किया है कि या तो छठे में करा लिया जाए या 8वें महीने में अन्नप्राशन कराया जाए। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर है अन्नप्राशन? आगे बढ़ते हैं, स्त्री वय विभाजन। अब देखो जो स्त्रियों की जो वय है उसका विभाजन कैसे डिस्क्राइब्ड है, तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बाला, तरुणी, प्रौढ़ा एवं वृद्धा। तो बाला कब तक मानी है, 16 वर्ष तक, यानी कि 16 वर्ष की आयु तक बाला कहा है। तरुणी कब कहा है, 32 वर्ष तक, 32 ईयर्स तक तरुणी। प्रौढ़ा 50 वर्ष तक,
और वृद्धा 50 वर्ष से अधिक, है ना। तो इसे याद आप ऐसे भी रख सकते हैं कि बालक जो है वो यूजुअली हम 16 इयर्स तक ही कंसिडर करते हैं ना, कि 16 वर्ष तक का बालक होता है। और प्रौढ़ा, प से प्रौढ़ा, प से 50, तो 50 वर्ष तक प्रौढ़ा। और वृद्धा, है ना, 50 से ऊपर हम यूजुअली ओल्ड एज आजकल कंसिडर करते ही हैं, कि कोई भी 50 से क्रॉस्ड है वो खुद को भी वृद्ध मानता है और सोसाइटी भी उसे आजकल वृद्ध मानती है। तो वृद्धा 50 वर्ष से अधिक है। और तरुणी आप याद कर लें 32 वर्ष। तो बाला 16 वर्ष तक, तरुणी 32 वर्ष तक, प्रौढ़ा 50 वर्ष तक एवं वृद्धा 50 वर्ष से अधिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सद्य प्राणकर और सद्य प्राणनाशक वस्तुएं कुछ मानी गई हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो आचार्य भाव प्रकाश है वह 6 वस्तुएं सद्य प्राणकर मानते हैं और 6 वस्तुएं सद्य प्राणनाशक। नंबर याद रखना है बेसिकली कि 6 वस्तुएं जो हैं वो सद्य प्राणकर यानी कि प्राणों का देने वाली, और प्राणनाशक यानी कि प्राणों का नाश करने वाली। तो कितनी है? 6 ईच। और एक बार आप रीड कर लें कि 6 सद्य प्राणकर कौन कौन सी हैं। तो ताजा मांस, नूतन अन्न यानी कि नया जो अन्न होता है, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत व उष्णोदक। तो ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत और उष्णोदक स्नान जो है, उष्णोदक स्नान यानी कि गर्म पानी से नहाना, ये वस्तुएं सद्य प्राणकर हैं। और उसके अलावा जो 6 वस्तुएं सद्य प्राणनाशक हैं वह है पूती मांस, पूती मांस यानी कि पुराना या सड़ा हुआ, वृद्धा स्त्री, कन्या राशि स्थित सूर्य जिसे बाला अर्क कहा जाता है, बाल अर्क, तत्काल का जमा हुआ दही, प्रातःकालीन मैथुन व निद्रा। तो ये जो 6 वस्तुएं हैं ये प्राणों का नाश करने वाली बताई हैं। अगर ये ना याद रहे कि कौन कौन सी हैं, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 6 वस्तुएं हैं, 6 सद्य प्राणकर हैं और 6 सद्य प्राण नाशक हैं। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि हेमंत ऋतु में जो है वो वाजीकरण औषध सेवन के उपरांत मैथुन करने को कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऋतु में वाजीकरण सेवन के पश्चात मैथुन का निर्देश है। तो हेमंत ऋतु में है। तो हेमंत में वाजीकरण औषध उपरांत, शिशिर में इच्छा अनुसार, शिशिर में इच्छा अनुसार, वसंत और शरद में 3-3 दिन के अंतर पर, और वर्षा और ग्रीष्म में एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। ठीक है, एक पक्ष कितना होता है? 15 डेज का होता है। तो वर्षा और ग्रीष्म में एक पक्ष के अंतर पर स्त्री संभोग यानी कि मैथुन का निर्देश है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी ऋतु में वाजीकरण औषध सेवन उपरांत मैथुन करना है। तो हेमंत ऋतु में। नेक्स्ट है सूर्योदय के आसन समय में 8 प्रसृत जल। तो टोटल कितना जल सेवन करने को कहा है? 8 प्रसृत जल। ठीक है, मुख से एवं 3 प्रसृत जल नासिका से पान करने का निर्देश है। तो एक बार आप इसे करेक्ट कर लें, ये 8 प्रसृत मुख से सेवन नहीं है, 8 प्रसृत जो है वो टोटल है। 8 प्रसृत टोटल सेवन करना है, जिसमें से 3 प्रसृत जल नासिका से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिका से कितने प्रसृत जल सेवन करना है। तो 3 प्रसृत, और 8 प्रसृत जो है वो टोटल है। नेक्स्ट है जहां अभ्यंतर शोधन हेतु अजमोदा का निर्देश हो वहां यवानिका लेनी है। यवानिका क्या होती है? अजवाइन, है ना। और ये जो अजमोदा है, अजवाइन, यवानिका, इनमें स्लाइट डिफरेंस है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने हरितकी की 7 जातियां पढ़ी थी ना, जिनमें स्लाइट डिफरेंस था, ये उसी प्रकार है। अजमोदा, यवानिका, ये सारी वैरायटी ऑफ अजवाइन ही है। तो जहां अभ्यंतर शोधन हेतु अजमोदा का निर्देश है वहां यवानिका लेने की बात करी है। और कहा है कि बहिर्परिमार्जन यानी कि प्रलेप हेतु अजमोदा कहा है, वहां अजमोदिका का ग्रहण करना है। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक व शक्ति नामक पदार्थों की
उपस्थिति मानी है। तो शक्ति आप जानते हो क्या होता है, प्रभाव को कहते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं द्रव्य गुण में रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव, तो वो प्रभाव क्या है, शक्ति। तो उस प्रभाव का यहाँ शक्ति नाम दिया है कि द्रव्य में ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत पान करते हुए इंद्र के मुख से पृथ्वी पर गिरी अमृत बिंदु से हरितकी की उत्पत्ति हुई थी। तो हरितकी की उत्पत्ति के संबंध में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब इंद्र जो है वो अमृत का पान कर रहे थे, देवराज इंद्र जब अमृत का पान कर रहे थे, तो उनकी मुख से जो अमृत की बूंद जो गिर गई थी, उससे हरितकी की उत्पत्ति हुई थी। तो आप देख सकते हो कि हथकी की कितनी ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो भाव प्रकाश में बताई गई है। कल हमने कितने सारे फैक्टर्स पढ़े, तो हरितकी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ लिखा है, उत्तम हरितकी की मात्रा कितनी है, 2 कर्ष द्विकर्षा। तो इसे आप नोट कर लें कि जो उत्तम हरितकी है वो कैसी है, उसका वेट कितना है, 2 कर्ष है। इसे द्विकर्षा भी कहा जाता है इसीलिए। तो उत्तम हरितकी की मात्रा 2 कर्ष है। और उसके अलावा उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, स्निग्ध, घन, वृत्त, गुरु व जल में डूबने वाली हरितकी जो है वो श्रेष्ठ है। तो देखिए, स्निग्ध, घन, वृत्त, गुरु, ये तो आप लगा लेंगे, लेकिन कई बार हम ऐसा एज्यूम करने लगते हैं कि जो चीज जल में तैर रही है शायद वह श्रेष्ठ है, पर ऐसा हरितकी के केस में नहीं है। कौन सी हरितकी श्रेष्ठ है, जो जल में डूबेगी। तो जल में डूबने वाली हरितकी श्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं विभितकी की। तो विभितक को उष्ण वीर्य हिम स्पर्श, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन पूछ ली जाती है कि उष्ण वीर्य हिम स्पर्श ये किस ड्रग के लिए कहा गया है, किस द्रव्य के लिए कहा गया है। और हरितकी भी ऑप्शन में जरूर रहता है और मैक्सिमम टाइम्स हम हरितकी सोचते हैं, पर इसका आंसर विभितकी है। तो उष्ण वीर्य हिम स्पर्श कैसी है ये, विभितकी के लिए क्या कहा है, उष्ण वीर्य हिम स्पर्श, यानी कि वीर्य में कैसी है, उष्ण है, और स्पर्श में शीतल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विभितक को उष्ण वीर्य हिम स्पर्श कहा है। नेक्स्ट है, पारसिक यवानी के जो गुण धर्म है वह यवानी के समान ही है, और वह विशेष रूप से पाचक, रोचक, ग्राही, मदकारक व गुरु होती है। तो इसमें कुछ नहीं, पारसिक यवानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वन मेथी। वन मेथी के लिए क्या कहा गया है, वाजी नाम सातु पूजिता। ये जो संस्कृत के लाइन्स होती हैं ये यूजुअली पूछ ली जाती हैं कि किस ड्रग के लिए कही गई हैं, किस ड्रग के लिए स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड हैं। तो वाजी नाम सातु पूजिता किसके लिए कहा है, वन मेथी के लिए। ठीक है, वाजी क्या होता है, घोड़े को कहते हैं वाजी, है ना। तो घोड़ों के लिए यह श्रेष्ठ है। तो वन मेथी के गुण धर्म जो हैं वो मेथी से थोड़े अल्प होते हैं, कम होते हैं, मगर जो वन मेथी है वह घोड़ों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। तो वाजी नाम सातु पूजिता किसके लिए, वन मेथी के लिए। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो घोड़ा है वो कहाँ मिलता है, हमें वन में मिलता है, जंगल में मिलता है, इसलिए वाजी नाम सातु पूजिता क्या है, वन मेथी। क्लियर है। उसी प्रकार नेक्स्ट है पारसिक वच, पारसिक वचा। ठीक है, उसे क्या कहा है, तद वातम हंति विशेषतः, तद वातम हंति विशेषतः, यानी कि क्या है, वो वात का विशेष रूप से नाश करेगी। पारसिक वचा। तो पारसिक वचा जो है वो गुण धर्म में किसके समान है, वचा के समान ही है, पर वो विशेष रूप से वात शामक है। तो तद वातम हंति विशेषतः पारसिक वचा के लिए कहा है। ये तीनों लाइंस आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। उष्ण वीर्य हिम स्पर्श विभितकी के लिए आया, वाजी नाम सातु पूजिता वन मेथी के लिए आया, और तद वातम हंति विशेषतः पारसिक वचा के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो महाभरी वचा के गुण धर्म भी वचा के समान होते हैं, मगर वो विशेष रूप से कफज कास, सुस्वरकर, रोचक और हृदय कंठ और मुख विशोधनी है।
सो नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द्वीपांतर वचा। तो ये जो द्वीपांतर वचा है इसे फिरंग आमे नाशिनी यानी कि फिरंग नाशक बोला है। तो द्वीपांतर वचा को क्या कहा है? फिरंग आमे नाशिनी या फिरंग नाशक। ये लाइन भी आप लिख सकते हो, फिरंग आमे नाशिनी, क्योंकि इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि फिरंग आमे नाशिनी किसे कहा है? तो द्वीपांतर वचा को। वेरी इंपॉर्टेंट। विभीतक को उष्णवीर्य हिमस्पर्श कहा, वनमेथी को वाजिनाम सातु पूजिता, पारसिक वचा को तदवातम हंति विशेषतः और द्वीपांतर वचा को फिरंग आमे नाशिनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरिद्रा के भेद। तो हरिद्रा इज हल्दी, है ना। इसके कितने भेद बोले हैं? 4 भेद। पहली बात तो आपको नंबर याद होना चाहिए कि हरिद्रा के 4 भेद माने हैं। कौन कौन सी? हरिद्रा, कर्पूर हरिद्रा, वन हरिद्रा एवं दारू हरिद्रा। ठीक है, तो पहली कौन सी है? केवल हरिद्रा। अब हरिद्रा हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये वो घर में मिलने वाली जो नॉर्मल हल्दी है ना, ये वो है। ठीक है, हरिद्रा। तो किस किस डिजीज में यूज करेंगे इसे हम? त्वक दोष और प्रमेह, मेहनाशक। तो त्वक दोष और मेहनाशक। तो अगर आप देखो कि मतलब आजकल डायबिटीज जो है वो इतना कॉमन है कि वो घर घर में पाया जाता है ना। और स्किन प्रॉब्लम्स भी, स्पेसिफिकली गर्ल्स को एक्ने रहते हैं, तो वो क्या हल्दी का लेप हम पैक में यूज करते हैं, राइट। तो त्वक दोष और प्रमेह इतनी कॉमन ये कंडीशंस है कि ये हर घर में पाई जाती हैं, इसलिए जो नॉर्मल हल्दी है वो भी हर घर में पाई जाती है ना। तो हरिद्रा जो है वो किस डिजीज में यूज कर रहे हैं हम? त्वक दोष और मेहनाशक। क्लियर है? केवल हरिद्रा हम त्वक दोष और मेह जो कि कॉमन कंडीशंस हैं उसमें यूज करते हैं। तो त्वक दोष मेहनाशक है हरिद्रा। नेक्स्ट आता है कर्पूर हरिद्रा। अब देखो कर्पूर, कर्पूर हरिद्रा इसे हम कंडू में यूज करते हैं। तो क से कर्पूर और क से ही कंडू, है ना, कर्पूर और कंडू। तो सर्व कंडू नाशिनी, आपको कर्पूर हरिद्रा से स्पेसिफिकली याद रखना है, सर्व कंडू नाशिनी। उसके अलावा इसके गुण धर्म में कहा है कि पित्त ऋण मधुरा तिक्ता। तो पित्त का नाश करती है, मधुर होती है, तिक्त होती है। पर कौन सी डिजीज कंडीशन में यूज करेंगे? कंडू में। तो सर्व कंडू नाशिनी, क से कर्पूर हरिद्रा, क से कंडू नाशन, सर्व कंडू नाशिनी। नेक्स्ट आती है वन हरिद्रा। वन हरिद्रा जो कहाँ यूज करेंगे? कुष्ठ एवं वात रक्त नाशिनी, कुष्ठ एवं वात रक्त। तो अब देखो, वन में जाके आपको हरिद्रा लानी है ना, वन में। तो वन में जाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं जो इजीली क्योर नहीं हो रही हैं, है ना। कुष्ठ भी आप जानते हो कैसा है, दीर्घ रोग है, ठीक नहीं होता है जल्दी कुष्ठ। वातरक्त भी ऐसा ही है, नॉट वेरी इजी टू ट्रीट। वातरक्त इज गाउट, है ना, कुष्ठ इज लेप्रेसी। तो ये दोनों कंडीशंस कैसी हैं कि इजीली क्योरेबल नहीं है। इसलिए जो हमें हल्दी है वो जंगल में जाके यानी कि वन में जाके लानी होगी। तो वन हरिद्रा कुष्ठ एवं वात रक्त नाशिनी। जबकि जो नॉर्मल हरिद्रा थी वो क्या? त्वक दोष और मेहनाशक थी, है ना, घर घर में मिलती है। त्वक दोष और प्रमेह भी हर किसी को है, तो हमने हरिद्रा वैसे याद रख लिया। वन हरिद्रा क्या कहा? तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस है जिसके लिए हमें हरिद्रा को लाने जंगल में, वन में जाना पड़ा। तो वो कौन सी कंडीशंस है? कुष्ठ और वात रक्त। और कर्पूर हरिद्रा, क से कर्पूर और क से कंडू। लास्ट है दारू हरिद्रा। अब दारू हरिद्रा, उसके जो गुण धर्म है वो भी हरिद्रा के समान होते हैं, पर विशेष रूप से कर्ण व नेत्र रोग नाशक है। तो दारू हरिद्रा कब यूज कर रहे हैं? कर्ण एवं नेत्र रोगों में। तो इसे समझने के लिए हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि दारू, है ना, जिसने अल्कोहल का सेवन किया है उसकी जो इंद्रियां है ना वो मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जब वो ज्यादा अल्कोहलिक है, अगर कोई किसी ने ज्यादा दारू अल्कोहल का सेवन किया है तो जो इंद्रियां हैं वो उसके वश में नहीं है ना। तो कर्ण और नेत्र के रोग रहेंगे उसे, राइट। उसे ना प्रॉपरली सुनाई देगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो लड़खड़ा के चल रहा है क्योंकि उसे दिखेगा ही नहीं सामने। तो दारू हरिद्रा किसमें यूज कर रहे हैं हम? कर्ण और नेत्र रोगों में। आई होप आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे होंगे और याद रखेंगे इस चीज को।
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन हरिद्रा के एक तो कितने भेद हैं और कौन से भेद का प्रयोग किस कंडीशन में करना है। आगे बढ़ते हैं। लहसुन सेवन काल में पथ्य। तो लहसुन सेवन काल में पथ्य क्या क्या चीजें हैं? मद्य, मांस व अम्ल रस युक्त भक्ष्य। तो अगर लहसुन का कोई सेवन कर रहा है या लहसुन का जो कल्प है उसका प्रयोग किया जा रहा है तो मद्य, मांस और अम्ल रस का प्रयोग किया जा सकता है। और अपथ्य की बात करें तो अपथ्य है अति जलपान, व्यायाम, आतप, दूध व गुड़। नेक्स्ट है प्याज को केवल वातनाशक बताया है। तो प्याज जो पलांडु है वो कैसा है? वातनाशक है। तो हरते केवलम वातम बल वीर्य करो गुरु। तो ये श्लोक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हरते केवलम वातम, आपने यहां से कैच करना है कि हरते केवलम वातम यानी कि केवल वात का नाश कौन कर रहा है? प्याज, पलांडु। और बल वीर्य करो गुरु। नेक्स्ट है कस्तूरी के भेद। तो कस्तूरी के कितने भेद कहे हैं? 3 भेद। कामरूपी, नेपालिका और काश्मीरी। कामरूपी, नेपालिका और काश्मीरी। इसके वर्ण बताए हैं। जो कामरूपी है वो कैसी है? कृष्णवर्णी और श्रेष्ठ। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कस्तूरी का जो श्रेष्ठ भेद है वो कौन सा है? तो कामरूपी जो है वो श्रेष्ठ है। फिर नेपालिका, नेपालिका कैसी है? नीलवर्णी और मध्यम है। और काश्मीरी वो कपिलवर्णी है और अधम। अधम यानी कि नॉट वेरी यूजफुल, है ना? उसके गुण जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट लाइन फिर से बहुत जरूरी है कि पीत चंदन विशेष रूप से व्यंग नाशक माना है। व्यंग नाशक, व्यंग क्या है? जो आपकी स्किन कंडीशन है, राइट? रिंकल्स काइंड ऑफ व्यंग। तो पीत चंदन विशेष रूप से व्यंग नाशक माना है। इसीलिए चंदन का लेप भी जो है वो स्किन पे अप्लाई किया जाता है ना। फेस पे अगर व्यंग है तो चंदन का लेप यूज किया जाता है। तो पीत चंदन व्यंग नाशक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है केसर। तो केसर भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला है काश्मीरी। तो काश्मीरी कैसा है? रक्तवर्णी, पदम गंधी व श्रेष्ठ। तो केसर में यूजुअली जो क्वेश्चन है वो उसके गंध पे पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि श्रेष्ठ भेद कौन सा है। तो श्रेष्ठ जो भेद है वो आपको सबके याद होने चाहिए कि कस्तूरी में जो है वो कामरूपी श्रेष्ठ है और केसर में काश्मीरी जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक है। उसके अलावा केसर में जो गंध है कि कौन से केसर की गंध किस प्रकार की है, किसके तुल्य है, वो पूछा जाता है। तो जैसे काश्मीरी है वो पदम गंधी, पद्म गंधी है काश्मीरी। फिर है बाहलिक भेद जो कि पांडुर वर्ण का है और केतकी गंधी। तो केतकी गंधी कौन सा है? बाहलिक। और पारसिक, पारसिक जो है वो ईशत पांडु वर्णी है और मधुगंधी। तो काश्मीरी, पदम गंधी, बाहलिक, केतकी गंधी और पारसिक जो है वो मधुगंधी है। नेक्स्ट आता है नख। एक प्रकार के सीप की जाति के समुद्री जीव के मुख के ऊपर का आवरण है जो नख सदृश होने पर नख कहलाता है। तो नथिंग वेरी रिलेवेंट। नेक्स्ट है शिग्रु का बीज श्वेत मरिच कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि श्वेत मरिच क्या है? शिग्रु का बीज। शिग्रु का बीज श्वेत मरिच कहलाता है और जो रक्त शिग्रु है उसे मधु शिग्रु भी कहते हैं। मधु शिग्रु के सभी गुण जो हैं वो शिग्रु के समान ही होते हैं और वो विशेष रूप से दीपन यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला और सारक होता है। नेक्स्ट है श्वेत कमल को पुंडरीक, रक्त कमल को कोकनद और नील कमल को इंदिवर कहते हैं। इतना फ्रीक्वेंटली वैसे ये नहीं पूछा जाता है पर कभी कभार इससे भी क्वेश्चन देखा गया है कि कोकनद क्या है, इंदिवर क्या है। तो जो श्वेत कमल है उसे पुंडरीक कहते हैं, जो रक्त कमल है उसे कोकनद कहते हैं और जो नील कमल है उसे इंदिवर कहा गया है। ठीक है। पुंडरीक,
कोकनद और इंदिवर। आगे बढ़ते हैं। तो संवर्तिका, संवर्तिका क्या है? जो कमल के जो नूतन पत्र होते हैं, द फ्रेश लीव्स, न्यूली ग्रोथ्स ऑफ लीव्स, तो उसे क्या कहा है? संवर्तिका। तो कमल के नूतन पत्रों को संवर्तिका कहा है। कर्णिका क्या है? कमल का बीज कोश। कर्णिका है कमल का बीज कोश। किंजल होता है कमल का जो केसर है, तो कमल के केसर को किंजल कहा है। मकरंद, मकरंद है कमल पुष्प के रस को, जो कमल का जो रस है उसे मकरंद टर्म दी गई है। मृणाल व विस, तो मृणाल क्या है? कमल नाल, है ना, मृणाल इज कमल नाल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि गुल्म और मंद अग्नि वाले पुरुषों में विशेष रूप से पनस, पनस क्या है? कटहल, कटहल का सेवन निषिद्ध है। तो जो पनस का सेवन किन पुरुषों में निषिद्ध है? गुल्म और मंद अग्नि। जो गुल्म और मंद अग्नि से पीड़ित हैं उनमें इसका सेवन नहीं कराया जाता। नेक्स्ट है द्राक्षा, बिल्व एवं हरितकी के फल शुष्क होने पर अधिक गुणकारी होते हैं, है ना। तो बिल्व भी आप जानते हो, बिल्व को हमेशा शुष्क ही ग्रहण किया जाता है, उसका जो नूतन फल है वो नहीं ग्रहण करते। हरितकी भी शुष्क सेवन की जाती है और द्राक्षा भी, क्योंकि वो शुष्क होने पर अधिक गुणकारी माने हैं। नेक्स्ट है धातु संख्या 7 मानी है। धातु संख्या कितनी है? 7, और स्थावर विष 9। तो ये संख्यावाचक क्वेश्चन भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। धातु संख्या कितनी है? 7 है, और स्थावर विष कितने हैं? 9 है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वत्सनाभ का स्वरूप, वत्सनाभ का स्वरूप। तो सिंधुवार सदृश्य पत्र, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधुवार सदृश्य पत्र किसके होते हैं, और सिंधुवार कहते हैं निर्गुंडी को, निर्गुंडी वाइटेक्स निगंडो, उसे क्या कहते हैं? सिंधुवार कहते हैं। और इसके सदृश पत्र किसके होते हैं? वत्सनाभ के होते हैं, है ना, विष है वत्सनाभ। तो सिंधुवार सदृश्य पत्र वत्सनाभ्य आकृति, इसकी आकृति वत्सनाभ की तरह ही है, जिसके पार्श्व में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे। ये लाइन भी कई बार पूछी जाती है कि ये किसके लिए कही है, कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके, या ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पार्श्व यानी कि उसके आसपास कोई भी और वृक्ष की ग्रोथ नहीं होती है, कोई और वृक्ष वृद्धि नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वत्सनाभ विष है ना, तो विष वाले प्लांट से बाकी प्लांट्स दूर रहना पसंद करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसलिए इसके पार्श्व में कोई और वृक्ष वृद्धि नहीं करता है। तो वत्सनाभ का स्वरूप है सिंधुवार सदृश्य पत्र, बिल्कुल याद रखनी है ये लाइन, सिंधुवार सदृश्य पत्र वत्सनाभ्य आकृति, जिसके पार्श्व में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे। नेक्स्ट है उपविश 7 माने हैं। उपविश की संख्या भी कितनी है? 7, और बाकी हमने धातु की संख्या भी कितनी देखी? 7 ही देखी थी। नेक्स्ट आता है सूरणकंद। सूरणकंद के वेरी इंपॉर्टेंट, सूरणकंद विशेष रूप से प्लीहा व गुल्म में पथ्य है। किसमें दिया जाता है? प्लीहा रोग में और गुल्म में। और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषाद अर्श से पथ्यम प्लीहा गुल्म नाशना, यानी कि अर्श में, पाइल्स में सूरणकंद इंपॉर्टेंट है, उसमें पथ्य है। तो विशेषाद अर्श से पथ्यम प्लीहा गुल्म नाशना किसके लिए कहा है? सूरणकंद के लिए। भावप्रकाश के अकॉर्डिंग सूरणकंद जो है वो सर्वश्रेष्ठ कंद है, ठीक है। सभी कंद शाखों में सूरण को श्रेष्ठ माना है। सर्वेशाम कंद शाखा नाम सूरणम श्रेष्ठ उच्यते, ठीक है। तो श्रेष्ठ कंद कौन सा है भावप्रकाश के अनुसार? सूरण कंद है, और इसका प्रयोग किसमें कर रहे हैं? विशेषाद अर्श सामहितम, है ना, अर्श में, और प्लीहा और गुल्म नाशन, तो अर्श, प्लीहा और गुल्म। और अहितकर कौन सी कंडीशंस में है? तो दद्रु, कुष्ठ व रक्तपित्त, दद्रु, कुष्ठ व रक्तपित्त। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि सूरण किन कंडीशंस में नहीं देना है, या किन कंडीशंस में अहितकर है। तो दद्रु, कुष्ठ व रक्तपित्त,
ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वत्सनाभ और सूरणकंद के बारे में हमने जो भी पढ़ा। और संधान करने पर सूरण विशेष रूप से गुणकारी हो जाता है। संधान यानी कि कोई और कल्पना करने पर। नेक्स्ट आता है ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन। तो इसमें भी कई बार रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन से आचार्य जो हैं वो ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन का निर्देश करते हैं। तो आचार्य भाव प्रकाश। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन किसने बताया है? आचार्य भाव प्रकाश ने। अब ऋतुओं के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हेमंत ऋतु में कूप की मछलियां ग्राह्य हैं। कूप होता है कुआं। शिशिर में सारस। वसंत में नदी की मछलियां। ग्रीष्म में चौंचे यानी कि होज की मछलियां। वर्षा में तड़ाग पौंड की मछलियां। और शरद में निर्झर या झरने की मछलियां ग्राह्य होती हैं। इतना डिटेल क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता है, रेफरेंस ज्यादा बार पूछी जाती है कि ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन किसने बताया है? तो आचार्य भाव प्रकाश ने। नेक्स्ट है जल के पचने में 3 परिपाक काल। जल के पचने में 3 परिपाक काल माने हैं, और वो कौन कौन से हैं? कि जो पिया हुआ जो साधारण जल है वो 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे में पच जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर है वो 2 प्रहर या 6 घंटे में पच जाता है। फिर है ओटा करके ठंडा किया हुआ जल। ओटा यानी कि पहले गर्म किया, फिर उसको ठंडा करने के लिए जो हम वेज यूज करते हैं, है ना, ओटा करके ठंडा कर लिया, तो वो 1 प्रहर में पचता है। और ओटा करके किंचित गरम गरम जल है तो वो आधा प्रहर में डाइजेस्ट होता है। साधारण जल 2 प्रहर, ओटा करके ठंडा है तो 1 प्रहर, और ओटा करके किंचित गर्म जल पिया जाए तो आधा प्रहर में पच जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दही के कितने भेद माने हैं? तो 5 प्रकार। आचार्य भाव प्रकाश दही के कितने प्रकार मानते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो 5 प्रकार। और कौन कौन सा है? मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल एवं अति अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तद्वितम बालके वृद्धे विशेषाद अमृतम शिशु। तो ये लाइन किसके लिए कही है? नवनीत के लिए। नवनीत क्या होता है? मक्खन। ठीक है, यानी कि देखो मक्खन किसके लिए ज्यादा जरूरी है? बालक, वृद्ध और शिशु, इनके लिए कैसा कहा है? अमृत के समान। तो ये आप शिशु, बालक, वृद्ध यहां से कैच कर सकते हो। इनके लिए अमृत के समान क्या है? नवनीत है। नवनीत यानी कि मक्खन। तद्वितम बालके वृद्धे विशेषाद अमृतम शिशु फॉर नवनीत। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हयंगवीन। क्या टर्म है ये? हयंगवीन। हयंगवीन क्या होता है? 1 दिन के पहले के निकाले हुए घी को हयंगवीन कहते हैं। यानी कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड घृत है उसे क्या कहा है? हयंगवीन। और कितना फ्रेश? 1 दिन पहले। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हयंगवीन क्या है और इसका वर्णन कौन करते हैं? तो हयंगवीन 1 दिन पहले का निकाला हुआ घृत है, और इसका वर्णन आचार्य भाव प्रकाश ने किया है। फिर आता है पुराण घृत। तो 1 वर्ष पुराने घृत को ही पुराण घृत कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पुराण घृत का ड्यूरेशन क्या है? 1 वर्ष। यानी कि जो घृत 1 वर्ष से ज्यादा पुराना है उसे पुराण घृत कहा है। और इसका प्रयोग किन व्याधियों में कहा है? मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर में उपयोगी। मगर भोजनार्थ, तर्पणार्थ, बलाधानार्थ, पांडु, कामला और अन्य नेत्र रोगों में नूतन घृत का प्रयोग कहा है। ठीक है, इन बाकी कंडीशंस में नूतन घृत है, लेकिन हम याद रखेंगे कि जो 1 वर्ष पुराना घृत है उसे पुराण घृत कहते हैं, और उसका प्रयोग मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और तिमिर में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बालक, वृद्ध, राजेक्षमी, आम, विसूचिका, मदात्य, ज्वर और अग्निमांद्य में अधिक मात्रा में घृत प्रशस्त नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें घृत को जो है वो अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट बात आती है नर मूत्र की, और ये लाइन भी बहुत 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 जरूरी है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि नर मूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम। तो इसे जो है ना वो डैश करके पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में डैश गरम हंति सेवितम तद रसायनम किस मूत्र के लिए कहा गया है। तो जो नर मूत्र है उसके लिए कहा है कि क्या करता है, गर्विष का नाशक गरम हंति, और सेवन करने पर क्या है, रसायन की तरह कार्य करता है। तो नर मूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और किसने कहा है ये, आचार्य भाव प्रकाश ने। नेक्स्ट है, तेल में ग्राही व सारक दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं। तो जो तेल है वो कैसा है, ग्राही भी है यानी कि मलमूत्र को रोकता भी है, और सारक उनका निसरण करने में भी उपयोगी है। तो तेल में ग्राही और सारक दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी हीन वीर्य हो जाता है। तो जो घृत है वो अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो कैसा हो जाएगा, वो हीन वीर्य, उसका वीर्य कम हो जाएगा। लेकिन तेल की अगर बात करें तो तेल चाहे पकाया हुआ है या कच्चा है, वो जैसे जैसे जितना पुराना होता जाता है उतना ही अधिक गुणकारी होता है। ठीक है, तो घृत जो है वो हीन वीर्य हो जाएगा 1 वर्ष के बाद, और तेल जितना पुराना है वो उतना ही अधिक गुणकारी है। नेक्स्ट इज, सरसप व राजिका के तेल को विशेष रूप से मूत्रकृच कारक कहा है। मूत्रकृच कारक यानी कि मूत्रकृच कॉज करेंगे डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या कॉज करेगा, सरसप विच इज योर मस्टर्ड ऑयल, और राजिका, राजिका होता है जो ब्लैक मस्टर्ड ऑयल होता है। ठीक है, राजिका इज ब्लैक मस्टर्ड और सरसप इज मस्टर्ड ऑयल। तो सरसप और राजिका के तेल जो है वो विशेष रूप से क्या कॉज करने वाले हैं, मूत्रकृच यानी कि डिसयूरिया, डिसयूरिया कॉज करने वाले हैं। नेक्स्ट है, आम बात में एरंड तेल को श्रेष्ठ माना है। तो आम बात में क्या कहा है, एरंड तेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम बात में हम जैसे सिंहनाद गुगलू देते हैं तो उसमें भी एरंड तेल पाया जाता है। तो आम बात की जो बेस्ट मेडिसिन भी इसे कंसिडर किया जाता है एरंड तेल को। तो आम बात में कौन सा ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरंड तेल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नूतन मधु सारक होता है और जो पुरातन मधु है, जो पुराना है वो ग्राही होता है। ठीक है, नूतन मधु क्या करेगा, उसमें सारक गुणधर्म होंगे, मलमूत्र का सरण करने वाला, और जो पुरातन है वो ग्राही है। नेक्स्ट है, मधु शर्करा व गुड़, 3 चीजें, मधु शर्करा और गुड़ संवत्सर बीत जाने पर पुराण कहलाते हैं। संवत्सर होता है 1 वर्ष, जो मधु शर्करा और गुड़ अगर 1 वर्ष पुराने हैं तो उसे हम पुराण कहेंगे। वैसे ही पीछे हमने घृत के लिए भी पढ़ा है ना, 1 वर्ष बीतने पर पुराण घृत था। नेक्स्ट आता है, अनुपान भेद से गुड़। तो कल हमने अनुपान भेद से हरित की पढ़ी थी, है ना, जो ऋतु हरित की थी, और अभी हम अनुपान भेद से गुड़ की बात करते हैं। तो गुड़ को यदि हम अदरक के साथ देंगे तो वो कफ का शमन करता है। किसके साथ, कफ, अदरक के साथ कफ का शमन करता है ना। दिया भी जाता है यूजुअली, आप देखेंगे कि खासकर विंटर्स में, है ना, गुड़ को अदरक के साथ दिया जाता है फॉर कफ शमन। गुड़ को यदि हरितकी के साथ देंगे तो पित्त शामक, हरितकी के साथ पित्त शामक, और वात शमन के लिए शुंठी के साथ, तो गुड़ को शुंठी के साथ देंगे तो वात शामक। अदरक क्या है, अदरक इज बेसिकली रॉ फॉर्म, है ना, और शुंठी क्या है, ड्राइड फॉर्म। क्लियर है अदरक और शुंठी में डिफरेंस, अदरक जो रस युक्त है और शुंठी जो कि ड्राइड फॉर्म है, शुष्क, है ना, वो है शुंठी। तो शुंठी वात शामक, अदरक कफ शामक, और हरितकी के साथ अगर गुड़ को देंगे तो पित्त शामक।
नेक्स्ट है स्नायु रोग का वर्णन करते हुए विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति कही है। तो विसर्प के समान शोथ की उत्पत्ति कही है कौन से रोग में? स्नायु रोग, जिसमें विसर्प के समान शोथ होगा उस रोग का नाम स्नायु रोग कहा है। स्नायु कृमि को क्षत से खींचते समय अगर उसको वो शाखा के अंदर ही टूट जाने पर संकोच या खंजता की उत्पत्ति होती है। तो कहा है कि स्नायु कृमि को अगर बाहर निकाल रहे हैं और सपोज वो कृमि टूट जाए, है ना, शाखा के अंदर ही रह जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि संकोच या खंजता हो सकती है। नेक्स्ट फिरंग रोग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिरंग रोग का प्रथमता विस्तार से वर्णन किया है। तो फिरंग रोग किसने कहा है? आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है, और इसे गंध रोग भी कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि गंध रोग जो है वो किस डिजीज को कहा जाता है? तो फिरंग को ही। तो फिरंग रोग का प्रथमता विस्तार से वर्णन करते हुए इसे गंध रोग भी कहा है। और फिरंग की उत्पत्ति कैसे होती है? फिरंग देश की युवतियों से प्रसंग करने के कारण, यानी कि फिरंग देश की युवतियों से मैथुन के कारण फिरंग रोग की उत्पत्ति होती है। और ये कैसी है? ये एक आगंतुज व्याधि है। फिर ये पूछा जाता है कि फिरंग के कितने भेद माने हैं? तो 3 भेद हैं, बाह्य, अभ्यांतर और बाह्य अभ्यांतर। ठीक है, बाह्य, अभ्यांतर और बाह्य अभ्यांतर, यह फिरंग के 3 भेद हैं। तो जो बाह्य फिरंग है उसका स्वरूप कैसा है कि विस्फोट सदृश, क्या होगा उसमें? त्वचा पर स्फोट, विस्फोट की उत्पत्ति होती है, और अल्प पीड़ा कारक, पीड़ा भी कैसी है? अल्प है। तो विस्फोट सदृश अल्प पीड़ा कारक, और कैसा है? सुख साध्य है। साध्यता साध्यता में बाह्य है तो सुख साध्य है। नेक्स्ट आता है अभ्यांतर फिरंग। तो अभ्यांतर कहाँ है? संधियों में। अभ्यांतर फिरंग की स्थिति कहाँ है? संधियों में। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप कि अभ्यांतर फिरंग संधियों में होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आम वात सदृश्य पीड़ा, जैसी पीड़ा आम वात में देखी जाती है, दैट इज योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट, आम वात। तो आम वात सदृश्य पीड़ा, शोथ कारक और कृच्छ साध्य। तो आप याद रखेंगे कि अभ्यांतर फिरंग संधियों में स्थित है और पीड़ा कैसी है? आम वात की तरह, आम वात सदृश्य पीड़ा, और शोथ होगा, और साध्यता साध्यता है इसकी कृच्छ साध्य। और जो बाह्य अभ्यांतर है वो तो आप जानते हो असाध्य होगा और मिले जुले लक्षण होंगे। नेक्स्ट इज फिरंग के उपद्रव। तो जिसको उपद्रव है वो भी आप एक बार ध्यान से देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। फिरंग के उपद्रव कौन कौन से हैं? काशर्य, बलक्षय। तो काशर्य, बलक्षय, नासा भंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नासा भंग जो है वो निम्न में से किसका उपद्रव है? तो नासा भंग किसमें मिलता है हमें? फिरंग के उपद्रव स्वरूप, नासा भंग। अग्निमांद्य, अस्थि शोष और अस्थि वक्रता। और अग्निमांद्य भी देखो हम कई बार सोचेंगे नहीं, तो इसलिए अग्निमांद्य भी जो है वो पूछ लिया जाता है कि अग्निमांद्य, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो फिरंग का उपद्रव नहीं है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप सोच सकते हो कि फिरंग के कारण शायद अग्निमांद्य ना होता हो, पर होता है। ठीक है, तो काश्य और बल क्षय ये थोड़ा सिमिलर सा है ना, पतला होना, बल का नाश होना। तो काश्य और बल क्षय, उसके अलावा अस्थि शोष और अस्थि वक्रता, यानी कि अस्थि में कुछ डिफॉर्मिटी आ रही है, ये भी आप साथ में याद रख सकते हो, अस्थि शोष और अस्थि वक्रता। नासा भंग, नासा का बैठ जाना, और अग्निमांद्य, ये दोनों आप विशेष रूप से याद रखेंगे, नासा भंग और अग्निमांद्य। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषध कहा है। तो फिरंग की श्रेष्ठ औषध कौन सी है? रस कर्पूर। रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषध कहा है। और इसका सेवन कैसे करना है? कि इसकी गोली को लवंग के चूर्ण में लपेट कर लेने को निर्देश दिया है। इसकी जो गोली है रस कर्पूर की, उसे कैसे लेना है? लवंग के चूर्ण में लपेट कर। क्लियर है? रस कर्पूर फिरंग की श्रेष्ठ औषध है। नेक्स्ट आता है सप्तशाली वटी। सप्तशाली वटी का निर्देश भी किसमें है?
फिरंग में है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सप्तशाली वटी, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या मिलता है? पारद, खदिर, अकरकरा और मधु। पारद, खदिर, अकरकरा और मधु इन सप्तशाली वटी। और फिरंग शांत्यार्थ चोप चीनी चूर्ण का निर्देश है। तो कौन कौन से ड्रग्स पढ़े हमने इसमें? एक तो रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषध कहा, और इसे कैसे लेना है? लवंग के चूर्ण में लपेटकर। उसके अलावा सप्तशाली वटी और चोप चीनी चूर्ण। रस कर्पूर, सप्तशाली वटी और चोप चीनी चूर्ण किसमें यूज किया जाता है? फिरंग में। और नेक्स्ट पेज पे जो लाइन है, फिरंग चिकित्सा के समय विशेष रूप से नमक व स्त्री सेवन का निषेध बताया है। नमक यानी कि लवण का सेवन नहीं करना है, और स्त्री सेवन अर्थात मैथुन, इसका विशेष रूप से निषेध कहा है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक रिपीट करना हो? यहाँ हमारा जो भाव प्रकाश का जो वैशिष्ट्य वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है ये पार्ट। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम अभी आपने बताया ना कि सूरण जो है वो अर्श के लिए बेस्ट है और कुष्ठ के लिए, कुष्ठ में नहीं देना है। हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि कुष्ठ भी है और अर्श भी है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, हम कभी भी ऐसा कोई ड्रग नहीं देते हैं जब हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा कोई ड्रग जो एक व्याधि को एग्रावेट करे उसे नहीं दिया जाता है ना। मेडिसिन यूजुअली ऐसी ही प्रिस्क्राइब की जाती है, इसी फॉर्म में, है ना। डॉक्टर इसीलिए जब आपकी हिस्ट्री लेते हैं तो क्यों पूछते हैं कि कोई और कंडीशन तो नहीं है, ताकि वो जो ड्रग की सिलेक्शन है वो सुटेबली कर सके। पहले आपसे पूछा जाता है कि पेशेंट को कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी ड्रग या एनी डिजीज तो नहीं है, वो इसीलिए टू रूल आउट कि कौन सा ड्रग जो है वो पेशेंट के लिए पूरी तरह से सेफ है। ओके। और सप्तशाली जो है उसमें अकरकरा जो है उसका मीनिंग क्या है? अकरकरा, अकरकरा देखो ये भी अब एक ड्रग ही है, अब इसे हिंदी में अकरकरा ही कहते हैं। सो आई कैन नॉट एग्जैक्टली डिस्क्राइब कि अकरकरा क्या है, और क्योंकि इसमें कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है ना, तो ये हार्ड टू और डिस्क्राइब अकरकरा क्या है। आपको बस ये याद रखने हैं ड्रग्स के नाम। देखो इसमें हर चीज ऐसी नहीं है जो हम एकदम उसके मीनिंग में जाएं। हमें एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सो वी नीड टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। वी नीड टू फोकस कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकता है। हमें अपनी थिंकिंग इस तरह से डेवलप करनी है कि अगर ये लाइन है तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, राइट। तो विल फोकस मोर ऑन द फॉर्मुलेशन, मोर ऑन द थिंग्स जो कि एक्चुअली में एग्जाम में आने वाली है। क्लियर है? और कोई डाउट? स्नायु रोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्नायु रोग को इंग्लिश में, देखो स्नायु कृमि है, तो इंग्लिश में हम इसको कंप्लीटली तो नहीं कोरिलेट कर सकते हैं, पर जैसे जो पैरासिटिक या वर्म इन्फेक्शंस हैं आप उसे वैसा समझ सकते हो, जैसे हुक वर्म है या कोई भी पैरासाइट्स हैं, तो उस तरह से। और ग्राही मतलब क्या होता है मैम? ग्राही का मतलब होता है जो मल मूत्र को रोक ले। सारक होता है जो उसका निसरण करे, और ग्राही होता है जो रोकने का काम करे। और मैम जो ये सिलेबस जो चलेगा उसका कुछ मतलब बनाया हुआ है या तो रैंडमली ही चलेगा, या तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ ईयर वाइज सिलेबस ऐसा कुछ है? देखिए मैं आपको गोविंद पारिक पढ़ाऊंगी, बाकी जो आपके कंसर्न टीचर्स हैं, जो आपके संहिता के जो मैम है वो आपको संहिता कराएंगे, जो रिवीजन है वो जिस शेड्यूल आपको दिया गया है उस हिसाब से होगा। और गोविंद पारिक की जो मेरा सब्जेक्ट जो कंसर्न है उसमें आपको पूरी गोविंद पारिक जो 500 पेजेस हैं इनिशियल के वो कवर कराए जाएंगे। और इसमें मैंने आपको जैसे पहले क्लियर किया था कल के सेशन में कि मैं पहले लघुत्रयी कराऊंगी, क्योंकि बच्चों को यूजुअली लघुत्रयी लास्ट में ऐसे लगता है कि हमने बृहत्रयी अच्छे से करी है, चरक सुश्रुत वाग्भट अच्छे से पढ़ी है, लेकिन जो भाव प्रकाश है, शारंगधर है, माधव है, वो एरियाज थोड़े वीक लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी या लघुत्रयी हमसे रह गई है। इसलिए मेरा फोकस रहेगा कि पहले हम लघुत्रयी कवर करें,
मेरे सेशन में, और बाकी बृहत्त्रयी और जो है वो आपके कंसर्न टीचर्स आपको साथ साथ कराते जाएंगे, वो आप वहां से करते जाएंगे। ठीक है, हम पहले मॉडर्न टॉपिक मॉडर्न टॉपिक भी Modern बिल्कुल यहीं से आएंगे। बिल्कुल जो हमारा गोविंद पारिक है उसमें सारा दिया है, आपका मॉडर्न भी दिया है, आयुर्वेद पार्ट भी है, वो सारा मैं आपको कवर करा दूंगी। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द रिसोर्स कि आपने जितना किया है वो सफिशिएंट है। गोविंद पारिक में जितना दिया है ना मॉडर्न पार्ट, और खासकर ये जो आपके लघुत्रयी और ये पोर्शन है, ये सफिशिएंट है। इसमें डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवाइज किया है। ठीक है, रिवीजन बहुत मैटर करती है, कितना आप रिवाइज कर पा रहे हैं, कितना आप लर्न कर पा रहे हैं। आपको 10 रिसोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक रिसोर्स को 10 बार करें। दैट इज द की टू सक्सेस, दैट इज द की टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक रिसोर्स को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 रिसोर्सेज को एक बार। यस मैम। एनी अदर डाउट? और मैम एक्चुअल क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है? एक्चुअल क्लासेस आई गेस ये तो कंटिन्यूशन में ही रहेगा। गोविंद पारिक तो इसी टाइम हम 6 to 7 PM ही कवर किया करेंगे एवरी डे। बाकी आपको कोई भी चेंजेस होंगे तो ग्रुप पे अपडेट कर दिए जाएंगे। और किसी को कोई डाउट हो आज के टॉपिक में, या जो हमने कल पढ़ा उसमें कोई डाउट हो? मैम कौन से स्टेट की एकेडमी है लक्ष्य जीपी? वैसे तो पंजाब स्टेट की है। ओके, आप लोग सब पंजाब से? मैं हिमाचल से हूँ। बाकी आपकी टीम मैक्सिमम पंजाब से भी है, हिमाचल से भी है, दोनों स्टेट से। अच्छा, और आपकी एमडी किस पे चल रही है मैम? मेरा इसी साल एग्जाम क्रैक हुआ है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 152 है और जनरल यस कैटेगरी मैम। रैंक 58। और जी। मेरा अटेम्प्ट ये फर्स्ट ही था अलोंग विद माय इंटर्नशिप। तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है और आई एम वेटिंग फॉर काउंसलिंग्स एंड आई एम ओके। ट्राइंग टू डिलीवर माय बेस्ट टू यू, ताकि आप जो मैंने गलतियां करी हैं वो आप ना करो और अच्छा स्कोर करो। और जिस तरह से मैंने टॉपिक्स को समझा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी उसी तरह समझाऊं। Being a student, I can relate to you and I think I am able to deliver to you. बाकी अगर आपको कोई भी चेंजेस या कुछ आपको लगता है समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे हमेशा बता सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। यस मैम, थैंक यू मैम। You're welcome. मैम हैप्पी टीचर डे। Thank you very much. हैप्पी टीचर्स डे मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। Thank you everyone. Okay, so I guess no more doubts. आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं and thanks for your wishes. Thank you very much. थैंक यू मैम। Okay. थैंक यू मैम। Okay.